तिरहुता लिपिक उद्भव आ विकास। हम सब ने प्रथम भाग में तिरहुता लिपि का ये द्वितीय भाग है। पहले भाग में हमने देखा किस तरह से बौद्ध धर्म के ललित ग्रंथ ललित बंसर में, आईने अकबरी में, अबुल फजल के आईने अकबरी में, उस तरह से भारत में लिपि की जो प्राचीनता हड़प्पा कालीन से ही, अशोक की शिलालेख से ही देखने को मिलती है। इससे संपूर्ण भारत में लिपि के विकास की प्राचीनता और ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। उसके बाद डी.के. बुल्बर, इन कुपेरी, इन सभी ने जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भाषाविद हैं, सभी ने भारतीय लिपि को प्राचीनता सिद्ध करते हुए ब्राह्मी लिपि का परिवार कहा। उसके बाद मिथिलांचल क्षेत्र के राजेश्वर शाह, स्मृति कुमार चटर्जी, पंडित गोविंद झा, इन सभी ने, डॉक्टर जयकांत मिश्र, इन सभी ने ब्राह्मी लिपि से के ही में भारत के तिरहुता लिपि को, मिथिलांचल क्षेत्र भाषाओं के तिरहुता लिपि को उद्भव का कारण मानते हैं। इसलिए आज हम सब पढ़ेंगे किस तरह से आधुनिक काल में इसकी जो पौराणिक ऐतिहासिकता का विश्लेषण देखने के बाद जो आधुनिक काल के भाषाविद है वो किस तरह से इस लिपि के उद्भव और विकास को स्वीकार करते हैं, और मैथिली तक आते आते मिथिलाक्षर तक किस तरह से हमने संघर्ष देखा कि बांग्ला अक्षर का पूरे पूर्वांचल भारत में उसकी एक प्रभाव के कारण तिरहुता लिपि को बांग्ला लिपि का ही एक उपलिपि माना गया। फिर बाद में राहुल संकृत्यानंद, स्मृति कुमार चटर्जी जैसे मिथिला के भाषा विद्वानों ने इसे अपना तिरहुता लिपि की स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। ठीक इसी तरह से आज हम सब इसे आगे पढ़ते हैं। विद्वान लोकनिक अनेक विचारधारा और शोध सँ आजुक विद्वान लोकनि एहि निष्कर्ष पर पहुँचलाह जे तिरहुता वा मिथिलाक्षरक जन्म ब्राह्मी लिपि सँ भेल अछि। भारत में लिपि तो सिंधु घाटी सभ्यते काल सँ भेटैत अछि, मुदा वैज्ञानिक प्रमाणिकताक संग 6म शताब्दी ईसा पूर्वक उत्तरार्ध सँ भेटैत अछि। 350 ईसा पूर्व में गुप्त काल में ब्राह्मी लिपिक दूटा नवीन शैली विकसित भेल, उत्तरी शैली आ दक्षिणी शैली। अब ब्राह्मी लिपि जिससे भारत में संपूर्ण लिपि का विकास हुआ है, उसी लिपि के सबको अलग अलग भाग में बांट करके देखते हैं कि किस तरह से क्षेत्रीय आधार पर यह वर्तमान में बहुत सारे भाषाओं के अलग अलग लिपि के विकास का आधार बना। तो सबसे पहले जिस तरह से हमने भारोपीय मैथिली भाषा की उत्पत्ति में देखा कि भारोपीय भाषा परिवार का विभाजन जब कैसे संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अभ्रंश से अभट्ट होकर के मैथिली फिर जनभाषा की ओर, मैथिली भाषा और जनभाषा मैथिली की ओर इस भाषाओं का विकास होता है। ठीक उसी तरह से लिपि का भी काल आर्य के आगमन के समय से ही ब्राह्मी लिपि से होते हुए ये गुप्त काल अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जो मगध क्षेत्र में, पाटलिपुत्र वर्तमान की पटना क्षेत्र में, जो इस पूर्वांचल क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्र में जितने इनकी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, वहां पर जो ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का निकलते हैं। और 350 ईस्वी में गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि दूटा नवीन शैली विकसित भेल, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। तो ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि 350 ईसा पूर्व में, और उसी गुप्त लिपि का दो नवीन शैली देखने को मिलता है, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। ये आधुनिक भाषाविद का विभाजन है। यह दोनों शैली से आगू चलकर उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लिपि के विकास भेल। अब ये पूरे उत्तर भारतीय लिपि को अलग बांट दिए और पूरे दक्षिण के लिपि को अलग बांट दिए। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि से कुटिल लिपि 9वीं शताब्दी धरि अर्थात 9 ईसा पूर्व में शारदा लिपि आ प्राचीन नागरी लिपि के जन्म भेल। यह प्राचीन नागरी लिपि से कालांतर में दूटा नागरी लिपि विकसित भेल, पूर्वी नागरी आ पश्चिमी नागरी। पुनः पश्चिमी नागरी से जतऽ राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री आ नव नागरिक जन्म भेल, ओतहि पूर्वी नागरी से बांग्ला अक्षर, कैथी आ तिरहुता के जन्म भेल। एकरा निम्न तालिका से अब इस बात को जो हम देख रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि का विभाजन 350 ईस्वी में गुप्त काल में होता है,
और इस गुप्त काल के दो नवीन शैली, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, और ये इसी से उत्तर भारत और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी उत्तरी शैली से गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और 9 ईसा पूर्व के आसपास शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि का जन्म होता है। और फिर इस प्राचीन नागरी लिपि से दो लिपि देखने को मिलता है, एक पूर्वी नागरी, दूसरा पश्चिमी नागरी। और पूर्वी नागरी में बांग्ला अक्षर कैथी और मिथिला अक्षर तिरहुता लिपि का जन्म होता है, और पश्चिम में राजस्थानी गुजराती का महाराष्ट्री का नव नागरिक का जन्म होते देखते हैं। अब इसको एक तालिका में बांट करके देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएंगे कि ब्राह्मी लिपि लगभग छठम शताब्दी ईसा पूर्व, यह बौद्ध के काल है। ये बौद्ध काल में ललित वंशर में तिरहुता लिपि का हम सब ने प्रमाण देखने को मिलते हैं। इस ब्राह्मी लिपि से दो शैली, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, 350 ईसा पूर्व में इसका विभाजन हो जाता है। स्वाभाविक है जी, जैसे जिस तरह से एक समाज का परिवर्तन होता है, नए रूप में आकार लेता है, ठीक उसी तरह से समाज के साथ साथ संस्कृति का भी नव नव आकार और प्रतिरूप देखने को मिलता है। उसी तरह से वही संस्कृति में भाषा, गीत, संगीत, लोक व्यवहार, लोक आचरण सब परिवर्तन होता रहता है। ऐसे ही परिवर्तन और विखंडन से स्थानीय स्तर पर भाषाओं में विविधता, संस्कृति में विविधता, लोक व्यवहार में विविधता, यह सब देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह से जितनी हम स्थानीय स्तर पर बांट करके चीजों को देखते हैं, उसमें स्थानीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे ही ब्राह्मी लिपि को जब उत्तरी शैली, दक्षिणी शैली, उत्तरी शैली जो उत्तर भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं, दक्षिणी शैली जो दक्षिण भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि अपने को तिरहुता लिपि की तरफ आना है, इसकी उद्भव और विकास को सिद्ध करना है, इसलिए दक्षिणी शैली की ओर नहीं जाकर के उत्तरी शैली की ओर आएंगे। उत्तरी शैली को जब हम देखते हैं तो गुप्त लिपि ये नवम शताब्दी की बात है। गुप्त लिपि चूंकि गुप्त साम्राज्य का बृहद क्षेत्र में समाज था, तो राजकाज में जो भाषाओं का लिपि का उपयोग होता है, उसी से उस पूरे क्षेत्र में वही लोग भी अपनाते हैं, वही लोगों के बीच लोकप्रिय भी होते हैं। इसीलिए उस लिपि का नाम ही गुप्त लिपि रख दिया गया, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का पूरे उत्तर भारत में एक प्रभाव था। फिर गुप्त लिपि से कुटिल लिपि को दो भाग में बांटते हुए देखते हैं, एक शारदा लिपि, दूसरा प्राचीन नागरी लिपि, जो 950 ईसा पूर्व में प्राचीन देवनागरी लिपि में पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी देखने को मिलता है। फिर पूर्वी नागरी में बांग्ला अक्षर, कैथी और तिरहुता अक्षर देखने को मिलता है, इसका परिवर्तन होता है। पश्चिमी नागरी में राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री, नव देवनागरी, इसमें तिरहुता अक्षर की उद्भव और विकास दोनों हमें देखने को मिलता है। ऐसे ही चार्ट हम लोग मैथिली भाषा के उद्भव और विकास के टाइम में पढ़े थे। भारतीय आर्य भाषाओं से किस तरह से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत से प्राकृत का जन्म होता है, प्राकृत से अपभ्रंश का, अपभ्रंश से अपहट्ट का, फिर मैथिली का, और फिर मैथिली जन भाषा का जन्म होता है। ठीक वैसे ही ब्राह्मी लिपि से लेकर के तिरहुता अक्षर तक के इसमें विकास क्रम को, उसके अलग अलग कालखंड में परिवर्तन को देख सकते हैं। ये चार्ट देने से आपको, हमने जो पिछले स्लाइड में पढ़े थे कि यह किस तरह से कुटिल लिपि, नवम शताब्दी प्राचीन नागरी लिपि, तो उसी को भड़वले यहाँ पर विश्लेषण किया गया है। तो ये चार्ट लिखना जरूरी होता है, क्योंकि आप कितना भी आप उसे एलिब्रेट कर दें, ये चार्ट देने से एक स्पष्टता आती है और आपकी एक उद्भव और विकास के संबंध में कंसेप्ट क्लियर है। ये अच्छा चार्ट है, इसे ध्यान रखना। जतऽ धरि तिरहुता लिपिक ऐतिहासिक विकासक प्रश्न अछि, अनेक प्रमाण सँ एकर प्राचीनता आ विकास प्रमाणित होइत अछि। डॉक्टर अमरनाथ झा के विचार छनि जे प्राचीन शिलालेख आ ताम्रपत्र लेख आदि सँ स्पष्ट बुझना जाइ जे तिरहुता लिपि जाहि स्वरूप में एखन अछि तकर अनुरूप सर्वांगपूर्ण आकार नवम दशम शताब्दी में भऽ गेल छल। 13वीं शताब्दी में लिखल वर्ण रत्नाकर तो तारिपत्र में मिथिला अक्षर में अंकित अछि, किंतु ओहो सँ पुरान पूर्वक मैथिली लिपिक प्रमाण भेटल अछि। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नवम दशम शताब्दी में
लिखल वर्ण रत्नाकर ताड़पत्र, हम सब प्राक विद्यापति साहित्य चूंकि अभी पढ़े नहीं है उसे पढ़ेंगे। तो प्राक विद्यापति साहित्य के समय में भी किसी न किसी रूप में जो हमारे यहाँ के अभिलेख मिलते थे, ताम्रपत्र मिलते थे, उस समय भी किसी न किसी रूप में लेख लेखनी चलता रहता था। उस समय भी तिरहुता की लिपि की जो आकार है, जो अक्षर लिखावट है, उसका कहीं न कहीं अनुसरण किया जा रहा था, उसकी अस्तित्व था। इसलिए मैथिली जो तिरहुता लिपि है ये प्राचीनता है, इसकी प्राचीनता को हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। किंतु ओहुसो पुराण पूर्वक मैथिली लिपि प्रमाण भेटल अछि। पंडित गोविंद झा, अब ये बात जो है अमरनाथ झा कहते हैं, और यही प्रमाणिक ऐतिहासिकता पर पंडित गोविंद झा का क्या विचार है। कहैत छथिन जे तिरहुताक सबसँ पुरान अभिलेखक दर्शन महामहोहर प्रसाद शास्त्री द्वारा प्रकाशित तालपत्र, जकरा ओ 1000 बछेरे पुरातन बोधगान आ दोहा नाम देने, महापंडित राहुल संकृत्यानन तिब्बत में कुरु कुल्लासावन ग्रंथक लिपि के तिरहुता कहले। विशुद्ध मिथिलाक्षरक दर्शन सबसे पहिने नान्यदेवक मंत्री, नान्यदेव कौन थे? कर्नाटक के राजा थे। इनके मंत्री श्रीधर कायस्थक अंधराठारी शिलालेख में होइत अछि। एकर पश्चात अनेक ताम्रपत्र, नहीं, नान्यदेव मिथिलांचल क्षेत्र के ही राजा थे, ये दक्षिण भारत के नहीं थे। नान्यदेवक मंत्री श्रीधर कायस्थक अंधराठारी शिलालेख, अंधराठारी जो कि मिथिलांचल क्षेत्र के एक गांव का नाम है, तो वहां पर किसी पौराणिक शिलालेख मिला है जिसमें कुछ लिखे हुए तत्व देखे गए हैं। एकर पश्चात अनेक ताम्रपत्र, और ताम्रपत्र अर्थात ताम को पत्ते की आकार दे करके उस पर कुछ रिकॉर्ड लिखे जाते थे, इसीलिए उसे ताम्रपत्र शिलालेख का, शिला मतलब पत्थर, लेख उस पर जो लेखनी किया गया। पांडुलिपि सब में मिथिलाक्षरक दर्शन होते हैं। हम सब जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो प्राचीन इतिहास का सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, तो वही अभिलेख है, वही शिलालेख है, वही पांडुलिपि है। ठीक उसी तरह से भारत में किसी भी ऐसी, क्योंकि उस समय ऐसी इतनी कागज का आविष्कार नहीं था, प्रिंट मीडिया सब का कोई बात नहीं था, तो लोग ऐसे ही चीजों पर, हम लोग पढ़ते हैं अजंता गुफा, एलोरा गुफा, जब भारतीय संस्कृति को पढ़ते हैं जीएस फर्स्ट का, तो उन सब में जो लिखावट थी उनसे हम सब लिपि का पता लगाते हैं कि लेखनी कैसी थी, लिखने का मतलब क्या था, भाव क्या था, अर्थ क्या था। तो चूंकि एक संपूर्ण अक्षर आकार नहीं लिया था, अ आ ए बी सी डी कुछ भी, तो चित्र बना करके के अपनी बातों को रखने का एक आधार था। तो वही चित्राकार बाद में शेप लेते लेते हुए अ आ जैसे आकार ग्रहण करके लेखन और लेखनी का विकास हुआ। तो सभी अक्षर का निर्माण ऐसे ही हुआ है, वही चित्राकार से। लोग क्योंकि कोई निश्चित था नहीं, तो चित्र बना करके भाव प्रकट करते थे। और भाषा भी वही होता है, अपनी अभिव्यक्ति, अपने मन की विचार को अभिव्यक्त करना किसी के लिए। तो भाषा को किसी न किसी तरीके से ऐसे ही विकसित हुआ है अक्षर का निर्माण। ताम्रपत्र आ शिलालेख आ पांडुलिपि सब में मिथिलाक्षरक दर्शन होते अछि। जेना मालदेवक राजधानी भीट भगवानपुर में लक्ष्मी नारायणक मूर्ति नीचाक शिलालेख। अब यहाँ पर कहाँ कहाँ कौन सा शिलालेख मिला, कौन सा पांडुलिपि मिला, इन सब का तर्क दे करके किस तरह से तिरहुता लिपि का एक प्राचीन काल से अस्तित्व था, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है। पंचोभ ताम्रपत्र, यह मिथिलांचल के गांव है। आशी शिलालेख, तिलकेश्वर गढ़ अभिलेख, जो मिथिलांचल के क्षेत्र में अलग अलग गांव में जो पौराणिक काल के अभिलेख शिलालेख सब मिला है, उसके आधार पर ऐसी बात है। खोजपुर अभिलेख, भागीरथपुर शिलालेख आदि। दोसर दिस 1415 ईस्वी में विद्यापति द्वारा हस्तलिखित भागवतक प्रतिलिपि आ 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी धरि मैथिली द्वारा लिखित संस्कृत भाषा सभक ग्रंथक लिपि तिरहुता रहा। अब इन सब की जो लेखनी है वो तिरहुता लिपि में ही लिखा गया है। आज तो हम सब मिथिलांचल वासी देवनागरी लिपि को अपना लिए हैं, लेकिन प्राचीन काल में तिरहुता लिपि का अपना एक प्रभाव था और लोग तिरहुता लिपि में ही मैथिली को लिखते थे। अपन उद्भव से मुगल कालक आरंभ धरि तिरहुताक उपयोग राजकीय लिपिक रूप में होयबाक प्रमाणिकता सिद्ध होइत अछि।
अब मुगल काल से तिरहुता लिपि को, चूंकि राजकाज में एक दूसरे जगह कोई, उस समय तो फोन दूरभाषा ऐसा कुछ था नहीं, मोबाइल था नहीं, तो एक दूसरे को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे, वो भी कागज था नहीं, तो पेड़ के पत्ते रहा होगा, पत्थर पर लेखनी किया होगा, ताम के किसी बर्तन पर वो उसको गुदवाया होगा, उस पर कोई गुप्त सूचना लिखवाया गया होगा। इन सब में जो लेखनी का कार्य हुआ, वो जो आकार था अक्षर का, वो कहीं न कहीं तिरहुता अक्षर से मिलता जुलता था। लेकिन इसकी अवसान कब से शुरू होता है? जब मुगल काल आरंभ धरि मुगल काल उपयोगक राज्य के लिपिक रूप में होबाक प्रमाणिकता सिद्ध होइत अछि, मुदा मुगल काल में पहिने फारसी, पुनः जखन हिंदी राजकाजक भाषा बनल, तिरहुताक उपेक्षा होयब शुरू भेल। अब स्वाभाविक है, जो राजा जिस भाषाओं को बढ़ावा देना चाहेगा, दूसरे भाषा दब जाएगा, उसकी लोकप्रियता कम हो जाएगी, आम जन में उसकी स्वीकार्यता और प्रतिष्ठा कम होती चली जाएगी। तो जब हिंदी को राजकाज का भाषा बना दिया गया, तो देवनागरी लिपि की वर्चस्वता होना शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी धरि तिरहुताक संग संग कैथिक प्रयोग मिथिला में होइत रहल, मुदा 20वीं शताब्दी में देवनागरी के तिरहुता पर पूर्ण वर्चस्व पाबैत देखैत छी। आइ निश्चित रूपे चिंता के बात अछि। हम सब तिरहुता लिपि के विकास और उद्भव को जब इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं, इसमें देखते हैं किस तरह से तिरहुता अपने एक संघर्षरत समय में हिंदी के देवनागरी लिपि से संघर्ष किए। पहले तो ये राजकाज में उपयोग किए जाते थे, लेकिन हिंदी के आने के बाद इसकी उपेक्षा शुरू हो गई, जिसके कारण तिरहुता लिपि के आज खुद मिथिलांचल क्षेत्र के लोग अपनाने के लिए नहीं है। ना जाने कितने सारे लोग तिरहुता लिपि के नाम तक नहीं सुने हैं। यह एक चिंता की बात है, क्योंकि तिरहुता लिपि की विकास मैथिली भाषाओं के लिए एक केंद्रीय भूमिका में होनी चाहिए, और इसके लिए ये एक प्रतिष्ठित बात है कि ये तिरहुता लिपि का वर्चस्व होना चाहिए, कम से कम मिथिलांचल क्षेत्र में। मिथिलाक्षरक संदर्भ में एकर प्रकाशन प्रोत्साहन में बिहार रिसर्च सोसाइटी, आचार्य परमानंद शास्त्री, पंडित राजेश्वर झा, सुनीति कुमार चटर्जी, राज दरभंगा लाइब्रेरी आदि के विशिष्ट योगदान रहल अछि। मुदा एखनो अनेक प्रश्न, अनेक शोध अपरिहार्य रहल अछि, तखनो एकर उद्भव विकासक उद्देश्य सार्थक होय। तो अपने सबको जब ये उद्भव और विकास लिखे, तो इस चिंताओं को शामिल करना जरूरी है। कौन कौन तिरहुता लिपि के विकास में लगे हुए हैं, उनके योगदानों को बताना होगा। किस तरह से तिरहुता लिपि मुगल काल से पहले राजकाज में थे, उसके बाद जब हिंदी को राजकाज की भाषा बना लिया गया, तिरहुता लिपि अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा, और आज मिथिलांचल क्षेत्र में मिथिलांचल के लोग भी देवनागरी लिपि को अपनाते जा रहे हैं। हम सबको चाहिए कि अपना हकार पता, जिस तरह से खास करके मिथिलांचल क्षेत्र में सिद्धांत, शादी विवाह से पहले सिद्धांत लेखनी होते हैं, वो मिथिला अक्षर में ही होना चाहिए, तिरहुता अक्षर में ही होना चाहिए, ताकि तिरहुता लिपि की एक संवर्धन हो, उसका विकास हो, उसके अस्तित्व को देवनागरी लिपि से कोई खतरा नहीं हो। हम सबको चाहिए तिरहुता लिपि का बढ़ावा दें। इसी तरह से ये पार्ट 2 तिरहुता लिपि को अथवा विकास को हमने खत्म किया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसको अलग से और विस्तृत महत्व और विशेषता को पढ़ेंगे, ताकि अलग से आने वाले सवाल में हमने क्या लिखे, कितना लिखे, उसमें हमें एक मटेरियल मिल जाएगा। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।